आज मैंने नेटफ्लिक्स में द ग्रे मैन देखा। तो द ग्रे मैन क्या है? मार्क ग्रीनी का द ग्रे मैन 2009 का एक नोवेल है जो उन्होंने लिखा था। इस नोवेल के ऊपर आधारित है ये जो मूवी है द ग्रे मैन का कहानी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने, यानी कि जो और एंथोनी रूसो, जो कि इससे पहले 4 मार्वल फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड। इस मूवी का बजट है करीबन 1600 करोड़ और ये बेसिकली एक स्पाई थ्रिलर है। जिस तरह का स्पाई थ्रिलर इससे पहले हम लोग मिशन इम्पॉसिबल, कैप्टन अमेरिका में हम लोग देखे हैं, उस तरह का, लेकिन उससे थोड़ा अलग। अगर द ग्रे मैन मूवी के स्टोरी के बारे में बताया जाए तो द ग्रे मैन मूवी का जो स्टोरी है बेसिकली ये एक स्पाई थ्रिलर है। मैंने पहले कहा है ये एक एजेंट सियरा 6 का कहानी है जो कि CIA अमेरिका के US का एक टॉप जो सीक्रेट एजेंसी है CIA के, उसका वन ऑफ द ऑपरेटिव्स है, सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है एजेंट सियरा 6। और वो एक मिशन में जाके CIA के बारे में एक उन लोग को क्रेडेंशियल्स मिलता है, एक सीक्रेट क्रेडेंशियल्स, जिसको लेके उस एजेंट के मन में ये क्वेश्चन आ गया है कि ये CIA का जो काम है वो सही नहीं है। वो जो कॉन्फिडेंशियल जो क्रेडेंशियल्स है CIA के एजेंट सियरा 6 के पास पहुंचने के बाद उनको CIA के टॉप ऑफिशियल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन्होंने एजेंट 6 को मारने के लिए कुछ एजेंट्स को भेजते हैं वहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, द ग्रे मैन यानी कि एजेंट सियरा 6 क्या उसको मार पाता है कि नहीं, यही जानने के लिए आप लोगों को देखना होगा द ग्रे मैन ये फिल्म। अगर इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताया जाए तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट्स है इसका सिनेमाटोग्राफी। हर एक फ्रेम देख लीजिए, ईच एंड एवरी एक्शन सीक्वेंस से लेकर जो नॉर्मल जो सीक्वेंस है सभी जगह पे लाजवाब सिनेमाटोग्राफी। हर एक फ्रेम में आपको नया कुछ मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरह से यहाँ पे जो एक्शन सीक्वेंस खासकर है, जिस तरह का एक्शन सीक्वेंस यहाँ पे ट्रान पे प्लेन पे जिस तरह का एक्शन सीक्वेंस है और जिस तरह से कैमरा का एंगल और कैमरा का सही इस्तेमाल किया गया, ये आपको एक्शन देखने में और ज़्यादा एंगेजिंग लगेगा और ज़्यादा इंथू आपको लगेगा, तो आप और ज़्यादा एंगेजिंग आप फील कर पाएंगे। इस मूवी का जो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है इसका एक्शन ब्रिलियंट कोरियोग्राफी है। जिस तरह से एक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है, जिस तरह का कोरियोग्राफी है, सिर्फ मशीनरी चलाना, बुलेट चलाना, राइफल चलाना, पिस्तौल चलाना, हेवी जो अभी के मॉडर्न जो वेपन्स है उसको नहीं है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे भी यहाँ पे एक्शन में दिखाया गया और बहुत से सीक्वेंस में हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे बहुत जोर दिया गया है। आप जब देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। ये हैंड टू हैंड ये जो कॉम्बैट है इसका एक्शन जो है वो बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको जहाँ पे रायन गॉसलिंग, एना डे आर्मस और धनुष का फेस ऑफ हो रहा है। जहाँ धनुष रायन गॉसलिंग और एना डे आर्मस के साथ लड़ रहे हैं, वहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट आप देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि धनुष जिस तरह से वहाँ पे एक्शन को लेवल अप किया है उन दोनों के साथ, रायन गॉसलिंग और एना डे आर्मस के साथ, ब्रिलियंट वहाँ पे परफॉर्मेंस है, ब्रिलियंट एक्शन, वहाँ पे ब्रिलियंट एक्शन किया गया। धनुष ने जिस तरह से अपने आप को वहाँ पे शोकेस किया है, उनका एक्शन, उनका टेक्निक एकदम सटीक है। और आप जब देखेंगे कोई एक ऐसा सीक्वेंस नहीं है, कोई एक फ्रेम नहीं है जहाँ पे आपको लगा कि धनुष ने मैचअप नहीं कर पाया उन दोनों के साथ। रायन गॉसलिंग के साथ नेक टू नेक, शोल्डर टू शोल्डर उन्होंने मैचअप करके परफॉर्म किया है, तो ब्रिलियंट लगेगा आप जब देखेंगे। इस मूवी का और एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका बीजीएम ब्रिलियंट है। एक्शन सीक्वेंस से लेकर नॉर्मल सीक्वेंस हर जगह पे इसका बीजीएम जान, इस मूवी को जान और ज़्यादा देता है। बहुत ही बढ़िया एक बीजीएम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इस मूवी का और एक जो इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है इसका एक्टिंग डिपार्टमेंट। एक्टिंग में एजेंट सियरा 6 के कैरेक्टर में रायन गॉसलिंग का एक्टिंग के बारे में मैं क्या कहूँ। हर फ्रेम, हर सीक्वेंस में उन्होंने जिस तरह से एक्टिंग किया है, जिस तरह का उनका डायलॉग डिलीवरी है, सब कुछ मिला के ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन किया है। अपने कैरेक्टर जो है सियरा 6 एज ए CIA का जो सीक्रेट एजेंट है, बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने किया है। लॉयड हैंसन के कैरेक्टर में क्रिस इवांस का काम का क्या ही कहना। जैसे रायन गॉसलिंग एक जिस तरह से हीरो है और उसी तरह से एंटागोनिस्ट यानी कि विलेन के तौर पे क्रिस इवांस का काम यहाँ पे बहुत ही लाजवाब बढ़िया है। उनका एक्शन, उनके अंदर वो जो विलेनियस जो उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही ब्रिलियंट वहाँ पे यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। उनका स्माइल, उनका मूंछ, सब कुछ लेके ओवरऑल बहुत अच्छा लगा।
डैनी मिरांडा के कैरेक्टर में एना दे आर्मास का एक्टिंग, यहाँ पे उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्शन सीक्वेंस जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है बहुत ही ब्रिलियंट लगा। विजुअली आप जब देखेंगे उनका जिस तरह से वो हेवी मशीनरी चला रहे हैं उससे लेके उनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उनका एक्शन, उनका डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह से ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से जंप कर रहे हैं, सब कुछ मिला के जिस तरह से कार ड्राइव कर रहे हैं उस सभी कुछ में यूनिकनेस है। उनका एक्टिंग, एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ बैंग ऑन, बहुत ही ब्रिलियंट लगा। इसके बाद आता हूँ धनुष भैया के ऊपर। धनुष भैया के बारे में क्या ही कहना, उनका जो मतलब वो जितना टाइम मतलब स्क्रीन में जितना टाइम आए पूरा छा गए। एक्शन सीक्वेंस, डायलॉग डिलीवरी, उनका जब इंट्रो सीन था सब कुछ मतलब लग रहा था, मतलब क्या कहूँ, मतलब कहने के लिए शब्द कम पड़ रहा है, इतना ब्रिलियंट वहाँ पे परफॉर्म किया। अपने आप को जिस तरह से जिस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है रायन गॉसलिंग के साथ, मैंने जैसे पहले कहा रायन गॉसलिंग और एना डे आर्मास के साथ उनका जो फाइटिंग सीक्वेंस था, मतलब इन दोनों के साथ वो अकेला जब लड़ रहे थे हैंड टू हैंड कॉम्बैट और उनका टेक्निक, मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंडिया में इस तरह का फाइटिंग सीक्वेंस इतना खास ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जिस तरह से अपने आप को इस मतलब जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि विजुअली आप बिलीव करेंगे, कोई एक फ्रेम में ऐसा नहीं लग रहा है कि रायन गॉसलिंग उनके ऊपर भारी पड़ गए हैं। एक्शन टेक्निक के बारे में मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों के साथ जब वो लड़ रहे थे उनका जो मतलब फिजिकलिटी, उनका जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो था, फिटनेस जो था बहुत बेहतरीन था। जिस तरह से एक्शन को परफॉर्म किया है उन्होंने बहुत ही लाजवाब था। इसके साथ रेजिन पेज, जूलिया बटर्स, जेसिका हेनविक, बिली बॉब थॉर्नटन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। इसका लीड कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट में सब कोई ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब आता है इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगा इसका ड्रोन शॉट्स। देखिए इतना बजट का 1600 करोड़ का बजट है और इसका ड्रोन शॉट जिस तरह से लिखा गया मतलब लिया गया है, बिट रेट रेजोल्यूशन वो गिर रहा था। अब जब विजुअली देखेंगे तो आपको वो फ़र्क नज़र में आएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था मेकर्स को, रूसो ब्रदर्स को। इस तरह का ये जो चूक है ये नहीं होना चाहिए था। सेकेंड जो नेगेटिव पॉइंट लगा, कुछ एक्शन सीक्वेंस था उनको देख के हम लोगों को मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड, फास्ट एंड फ्यूरियस का वो जो चेक सीक्वेंस है बहुत जगह पे हम लोगों को वो याद दिला देगा। ये शायद इसमें थोड़ा बहुत मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ याद आ गया और क्या कर सकते हैं। अगर उसको थोड़ा और मतलब इम्प्रोवाइज करते तो शायद अच्छा लगता। और हाँ, खासकर वो ब्रिज वाले जो एक्शन सीक्वेंस था उसमें कैप्टन अमेरिका के विंटर सोल्जर का याद आया आप लोगों को वो सीक्वेंस के साथ। जिन लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने ही देखा होगा, उन लोगों को शायद याद भी आया होगा जब वो द ग्रे मैन देख रहे थे। अगर आप लोगों को नहीं आया तो वो सीन कैप्टन अमेरिका के विंटर सोल्जर के साथ एक बार आप मिला के देख लीजिए, याद ताज़ा हो जाएगा। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे है नेगेटिव पॉइंट्स। यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स है जो सही तरह से क्लियर मतलब उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे था जिसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था लेकिन उसको सही तरह से दिया नहीं गया। शायद इसके बाद ये इंट्रो द ग्रे मैन का इंट्रो सीन है। देखिए और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सीन मतलब ये जो है द ग्रे मैन मूवी, इसके बाद भी ये जो मूवी जिसके ऊपर मार्क ग्रीनी का मैंने बोला द ग्रे मैन बुक के ऊपर लिखा है, उन्होंने मार्क ग्रीनी इसको छोड़ टोटल 11 नॉवेल्स लिखा है, 11 बुक्स लिखा है। तो इसके बाद भी और भी ऐसे आने वाले हैं, तो आप लोगों को धीरे धीरे उन सभी में शायद इसके बारे में और जानकारी मिलेगा। इसका और एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो यही था कि देखिए रूसो ब्रदर्स के हर मूवी में इमोशंस को प्रायोरिटी मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्शन के ऊपर इतना फोकस ज़्यादा कर दिया कि इमोशन यहाँ पे छूट गया। बहुत से ऐसे इमोशनल सीक्वेंस थे जहाँ पे इमोशन सही तरह से बैठा नहीं और सही तरह से उनको शोकेस नहीं किया और इमोशनल सीक्वेंस को, इमोशन को प्रायोरिटी उसने उतना नहीं दिया गया। देखिए जिस तरह से ये जो कैप्टन अमेरिका के विंटर सोल्जर, सिविल वॉर या इन्फिनिटी वॉर, खासकर एंड गेम के मैं बारे में कहूँगा कि जिस तरह से इमोशंस को वहाँ पे एक्शन था, बहुत ब्रिलियंट एक्शन था, लेकिन उसके साथ साथ इमोशंस को वहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे सीक्वेंस था जहाँ पे इमोशंस को सही तरह से यहाँ पे मतलब वो इमोशंस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और सबसे लास्ट, एज नॉट इंडियन, मैं एज एक्टर की बात कर रहा हूँ, धनुष को यहाँ पे और ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। उन्होंने इस मूवी में जिस कैलिबर का और जिस पोटेंशियलिटी का और जिस स्केल का एक्टिंग किया है, नॉट ओनली एक्टिंग इन एक्शन सीक्वेंसेस, जिस तरह से रायन गॉसलिंग और एना डे आर्मास के साथ उन्होंने वो परफॉर्मेंस को मैचअप किया है, तो उनको और थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कैरेक्टर मतलब उनका जो कैरेक्टर और थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था, उनका जो सीक्वेंस है और थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था मुझे लग रहा है।
मतलब वो अगर होता तो ये मूवी के लिए और ज़्यादा बेटर होता, जितना ज़्यादा उनको स्पेस मिलता उतना और ज़्यादा अच्छा होता इस मूवी के लिए। यही था मेरा रिव्यू। आप लोग अगर द ग्रे मैन नहीं देखे हो नेटफ्लिक्स में, आप जाके ज़रूर देखिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप हिंदी में मत देखिए, इंग्लिश में देखिए, उसमें इमोशन आप ज़्यादा इंटैक्ट कर पाओगे। हिंदी में उतना इमोशन नहीं लगेगा, फिर भी तमिल में भी है, कन्नड़ में, मतलब और भी